हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निशा क्लासेस में। तो आइए आज 31 जुलाई के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। उससे पहले हम 30 तारीख की रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो 30 तारीख में पहला प्रश्न था, हाल ही में भारत के पहले सनकेन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर था दिल्ली हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम है ना, उसके वहीं परिसर में ही इसका उद्घाटन हुआ है हाल ही में। अगला प्रश्न था, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को हाल ही में किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई है। तो कांडला पोर्ट, जो कि कहां स्थित है, गुजरात में। ठीक है, कहां स्थित है, गुजरात में। अगला प्रश्न था, किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 संस्करण जीता है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने जीता है। इसमें हराया किसको था, तो भारत इसमें हारा था। ठीक है, भारत पहली बार इसमें श्रीलंका जीता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन से प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष सम्मान जीता 2024 का। तो ध्यान रखिएगा, इसरो जीता था। ठीक है, इसरो। अगला प्रश्न था, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई थी। तो जापान के शहर टोक्यो में ये हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोक्यो में। तो इसके साथ ये भी आपको याद रखना कि क्वाड में कितने देश हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा अपना प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया के साथ आपका जापान, जापान के साथ आपका यूएसए, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला था, गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य का इनको अभी हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये आसाम के थे राज्यपाल। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाता है, मैंने कल भी आपको बताया। तो जिस राज्य में ये नियुक्त होते हैं ना, उस राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट। और किस आर्टिकल के अंतर्गत इनको दिलाई जाती है शपथ, आर्टिकल 159 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कल्चर मिनिस्टर हैं इंडिया के। अगला था, गोफा जोन। ये इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि हाल ही में खबरों में था, कहां स्थित है। तो इथोपिया में स्थित है, इथोपिया। ध्यान रखें, यहां पर अभी हाल ही में लैंडस्लाइड आया था, जिसके अंदर 200 से 250 लोग मर गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अगला प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया था। तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष हम बाघ दिवस मनाते हैं। किस मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन शुरू किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू किया है निपुण मिशन, ध्यान रखिएगा। आइए 31 तारीख की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में अयोध्या के भगवान राम पर टिकट जारी किया है। ए थाईलैंड, बी सिंगापुर, सी लाओस या डी कंबोडिया। इसका सही उत्तर है सी लाओस। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अभी हाल ही में ना ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट कहां पर हुआ है, वो भी लाओस में ही हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आइए ये जान लेते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया देश लाओस ने एक विदेश डाक टिकट सेट जारी किया है, जिसमें भगवान राम की एक टिकट शामिल है, और यह अयोध्या की रामलला को दर्शाने वाला दुनिया का पहला डाक टिकट है। कुछ इस प्रकार ये दिखता है। ठीक है, इसके साथ आपको लाओस की एक बार लोकेशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया में। ठीक है, कि ईस्टर्न एशिया में। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि देखिए, ये वियतनाम है और ये म्यांमार, इसके साथ में लगा हुआ ये लाओस, ये वाला, और ये थाईलैंड है आपका। अच्छा, इसकी कैपिटल है विंटैन, ये ध्यान रखना। ठीक है, विंटैन, विंटैन जो भी आप कहते हैं। तो मेकोंग डेल्टा प्रोजेक्ट है ना, इसी रिवर से ये जो है, ये लाओस से होते हुए ये म्यांमार को जाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु कानून को मंजूरी दी है। ए टर्की, बी इंडिया, सी श्रीलंका या डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है ए, अभी तुर्की ने यह कानून पास किया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एक बार ना इथनेशिया की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न पूछा भी जाता है, इथनेशिया लॉ सबसे पहले ह्यूमन के लिए कहां पर पारित हुआ था। कमेंट बॉक्स में अगर आप इसका मुझे बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको भी देखो रिवाइज हो जाएगा कि सबसे पहले किस देश ने इथनेशिया लॉ पारित किया था इंसानों के लिए। इथनेशिया का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु, ये ध्यान रखिएगा। तो आवारा कुत्तों को देखने भारत में भी हाल ही फिलहाल में कितने सारे केसेस आ रहे हैं, जिसमें अटैक कर देते हैं और लोग ना अपनी जान गंवा देते हैं। अच्छा, यही बात करें, टर्की के राष्ट्रपति हैं तो यहाँ के हैं रिसेप तय्यिप एर्दोगन, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपको एक बारी लोकेशन देख लीजिए टर्की की, यहाँ की कैपिटल है अंकारा। ठीक है,
कैपिटल ब्लैक सी के नीचे है, और इधर से जॉर्जिया, यमन, अल्जीरिया, ईरान से, सीरिया से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निकोल मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ए चाड, बी मैक्सिको, सी वेनेजुला या डी वियतनाम? इसका सही उत्तर है सी, वेनेजुला के राष्ट्रपति अभी बने हैं निकोल मादुरो। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारा, इस बार जैसे ही इनको नियुक्ति हुई है तो वहां पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने इलेक्शन में रिगिंग की है। रिगिंग मतलब चीटिंग की है, तो कहीं ना कहीं हेरा फेर की, इसकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। आइए इसी के साथ साथ सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजास्कियन। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के पीएम हैं शहबाज शरीफ। कजाकिस्तान के नए पीएम बने हैं ओलवाज बेक्टनोव। यमन के पीएम बने हैं अहमद अबद बीन। ईरान के राष्ट्रपति पहले याद है कि इंक्यूबेंट बने थे, जब हेलीकॉप्टर में उनकी मृत्यु हो गई थी ना, याद है, रईसी की, तो बने थे मोहम्मद मुखबर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अभी मौजूदा कौन है? मसूद पेजास्कियन। फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। ताइवान के राष्ट्रपति में हैं ताई चिंग ते। सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रावतो सुबियांतो। इसके साथ ध्यान रखना है, नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के बने हैं सर कीर स्टारर। अच्छा, इनसे पहले कौन था यूके का प्राइम मिनिस्टर? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करिए। अगला है, आइसलैंड के पीएम बने हैं बनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और सबसे पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल अट्टल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मॉन्टेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। और हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्या। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति रहे हैं पीटर पेलिग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टाइम के 2024 के विश्व के महानतम स्थानों में कितने भारतीय गंतव्य शामिल हैं? ए 10, बी 3 या सी 5 या डी 7? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, 3 स्थान जो भारत के इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहला इसमें है मुंबई में द म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। दूसरा है चैतन्य मुपल्ला द्वारा स्थापित मनन चॉकलेट, जो कि बंजारा हिल्स हैदराबाद में स्थित है। तीसरा हिमाचल प्रदेश के अयामा बुटीक होटल में स्थित शेफ प्रतीक साधु द्वारा स्थापित रेस्टोरेंट NARR। साथ में ध्यान रखिएगा, टाइम एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। प्रश्न आ चुका है इस पे कि टाइम्स कहां की पत्रिका है? अमेरिकी है, ध्यान रखिए, यूएसए की। पहली बार 3 मार्च 1923 को न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए दूसरा पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। ए रेसलिंग, बी शूटिंग या सी टेनिस या डी हॉकी? ध्यान रखिएगा, इनका जो संबंध है उस शूटिंग से है, ठीक है। अच्छा, पहला मेडल किसने जीता था? ध्यान रखिएगा, पहला मेडल जो जीता था ना, मनु भाकर ने जीता था 10 मीटर पिस्टल में। कितने? 10 मीटर पिस्टल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता है, वो भी पिस्टल में इस पदक, लेकिन ये डबल है, इसमें मनु भाकर ने भी पार्टिसिपेट किया था सरबजोत सिंह के साथ। उसके साथ ये भी ध्यान रखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला की तरफ से 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था मनु भाकर ने, पहला पदक था। वहीं बिल्किश मीर, ये जो है ना, इनको पेरिस में होने वाले 33वां जो ग्रीष्मकालीन जो हो रहा है ओलंपिक अभी फ्रांस में, उसके लिए ज्यूरी सदस्य होने वाली ना पहली महिला है, ये ध्यान रखा, भारतीय। वहीं अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बीरर बनाया गया, मतलब ये जो मशाल होती है ना उसको लेके चलते हैं ये। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का महिला ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु, और पेरिस ओलंपिक में पुरुष ध्वजवाहक हैं शरद कमल, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, थॉमस बाग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस ओलंपिक 2024 के अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है? ओलंपिक फ्रिज। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रू 9 मिशन किन अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? नासा एंड स्पेसएक्स, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी एंड स्पेसएक्स, जाक्सा और इसरो, या ईएसए इसरो? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, नासा और स्पेसएक्स। स्पेसएक्स आपको पता ही होगा, है ना, एलॉन मस्क की कंपनी है। किसकी? एलॉन मस्क। तो ये कहाँ के हैं? ये भी यूएसए के हैं। नासा भी वहां के गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी है। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेसएक्स और नासा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IAS के लिए अंतरिक्ष एजेंसी के क्रू 9 मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। दोनों साथ में इसको रहेंगे। ये अगस्त में लॉन्च होगा, ध्यान रखिएगा, अगस्त में, सेकेंड वीक। अच्छा, किस रॉकेट का इसमें यूज किया जाएगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ध्यान रखिएगा, स्पेसएक्स, ठीक है, स्पेसएक्स।
वहीं स्पेस एक्स एलोन मस्क द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था, निजी अंतरिक्ष कंपनी है यूएसए में, और नासा यूएसए सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्थापना 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न है जीईईएफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 किसने जीता है? सेंट्रल वाटर कमीशन, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी उत्तर प्रदेश या डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ए। अभी हाल ही में सेंट्रल वाटर कमीशन को इस पुरस्कार से नवाजा गया है, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेंट्रल वाटर कमीशन की जब बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये जल शक्ति मंत्रालय की एक निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसी के साथ अभी हाल ही फिलहाल में दिए गए जितने भी अवार्ड्स उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम को दिया गया था। आर्यभट्ट पुरस्कार पाबिलाव सुब्बाराव को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया था। एबल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल तेलाग्रांड को दिया गया था। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। 2024 प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। अच्छा, प्रिट्जगर जो पुरस्कार है ना, ये आर्किटेक्चर में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्चतम पुरस्कार है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आर्किटेक्चर की दुनिया में। वहीं सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया? राधिका सेन। कौन देता है? यूनेस्को। शॉ पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया है। KISS मानववादी पुरस्कार 2024 का रतन टाटा को दिया गया है। 2023 का बिल गेट्स को दिया गया था। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रास्किन बॉन्ड को दिया गया है। अच्छा बताइए किस बुक के लिए दिया गया है, कमेंट बॉक्स में। अगला है हमारा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबल पुरस्कार कहते हैं। देखिए नोबल जब लिखा होता है समझ लिया सबसे सर्वोच्चतम पुरस्कार है, तो आलोक शुक्ला को दिया गया जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले। वहीं ट्यूरिंग पुरस्कार कंप्यूटिंग जगत का ना इसे नोबल पुरस्कार कहते हैं, AB विंटरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पनबेक को दिया गया उनकी बुक कैरोस के लिए। अच्छा, इसके ट्रांसलेटर कौन है? तो माइकल हाफमैन है। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया जो कि असम की रहने वाली है। वहीं 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, A 26 जुलाई, B 28 जुलाई, C 29 जुलाई या D 1 अगस्त। तो प्रतिवर्ष ध्यान रखिएगा 28 जुलाई को यह मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एंड एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आइए जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेशनल डॉक्टर्स डे 1 तारीख को, विश्व जूनेसिस दिवस 6 तारीख को, 10 तारीख को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 14 जुलाई को बेस्टिल डे जिसे फ्रेंच नेशनल डे भी कहते हैं, ठीक है। तो और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस अभी हमने मनाया था ना, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी हम मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वहीं 29 जुलाई को नेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी किया है। तो सीधा सीधा अगर बोले तो हमारा जो फॉरेस्ट मंत्रालय है ना उसने इसको भी लॉन्च किया है। इसके साथ ये ध्यान रखना है आपको, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? श्री भूपेंद्र यादव, जिन्हें पर्यावरण मंत्री भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ने अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार परिवर्तन प्रेरित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको उद्देश्य तो पता चल गया क्या है इसका। साथ में ये भी आपको ध्यान देना है कि आइडिया फॉर लाइफ जो है ना, ये आइडियाथॉन में मिशन लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया है। ये भी पूछा था कितने, तो 7 याद रखना। कौन कौन से हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप देख लीजिए। पानी बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, मतलब जो कचरा है ना वो कम करें, ई कचरा को कम करें। ई कचरा मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना, चार्जर वार्जर, इन सबको करें कम वेस्ट करें। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को ना करें, जो एक बार प्लास्टिक यूज होता है ना, पन्नियां यूज करते उसको नहीं यूज करना चाहिए। टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को अपनाएं,
खाद्य प्रणाली आपकी ऐसी जो टिकाऊ है, ऐसी ना हो जो बस यूज एंड थ्रो वाली। और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आजकल आपने देखा होगा मोबाइल और इंटरनेट की जगत की दुनिया में लोग सोते ही 10 बजे उठते हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ, लाइफस्टाइल डिजीज आपको पकड़ लेंगे, जैसे कि बीपी की शिकायत होगी, डायबिटीज हो जाएगा, शुगर, ठीक है। ये सब, इनसे बचने के लिए ये सब काम करें। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सेवाएं शुरू की हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय सेना या जनजातीय मंत्रालय। देखिए, आप में खासकर लोग इसका कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेकिन ये गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है सी, भारतीय सेना ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ ये आपको ध्यान रखना इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि भूतपूर्व सैनिक मतलब जो रिटायर हो गए हैं ना, उनकी अंशदायी स्वास्थ्य योजना जिसे ईसीएचएस स्कीम आप जानते होंगे इसके बारे में, ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श शुरू किया है। तो जैसे घर पे आप बैठे हो, आप रिटायर हो गए हो, अब आपको पता है आप गांव में चले गए हो और वहां पर पता है कि 50 किलोमीटर दूर पे तो भैया हॉस्पिटल है। तो देख 50 किलोमीटर दूर जहां हॉस्पिटल कैसे जाओगे, तो टेली माध्यम से आप क्या करोगे, उनसे बात करके फोन पे आप सुझाव ले सकते हो, दवाइयां लिखवा सकते हो। इसका उद्देश्य सुरक्षित और संरचित वीडियो आधारित नैदानिक परामर्श के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। कितना अच्छा हो जाएगा ना। ऐसी ही सुविधा होनी चाहिए जब इतना आगे हमारा दूर संचार इतना अच्छा हो गया है। वही भारतीय सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 हुई थी, यार 1950 में हुई थी। 26 जनवरी 1950 में एक चीज और हुई थी, याद है आपको, हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान। वही थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने पूरा संस्करण देखा। कृपया करके चैनल को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग। साथ में अब कल मिलते हैं 1 अगस्त को, अब नए लेक्चर के साथ, नए महीने के साथ, नए महीने नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।